चलिए बेटा, HNO3 नाइट्रिक एसिड पी ब्लॉक ग्रुप 16 एलिमेंट, इससे शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, ये ध्यान रखना चाहिए कि ये ऑक्सो एसिड है। ठीक है, ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन, HNO3 फॉर्मूला होता है इसका HNO3। ठीक है, सबसे पहले इसकी हम प्रिपरेशन को ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करें, लैब मेथड, तो लैब में से बहुत इजीली बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, NaNO3 लेना है, दिस इज सोडियम नाइट्रेट, ओके, एंड कंसंट्रेट H2SO4 वी विल रिक्वायर्ड। ओके, अब देखिए होगा कैसे बच्चे। देखिए H2SO4 क्या है, एसिड है, और ये यहाँ पर H प्लस आयन को डोनेट करेगा, तो यहाँ से मैं H प्लस मान के चल लेता हूँ, और यहाँ पर ये प्लस है और ये नाइट्रेट आयन माइनस है, तो ये H प्लस इस NO3 की साथ कंबाइन होगा, तो डायरेक्ट HNO3 मेरा बन जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए H2SO4 जब H प्लस को रिलीज करेगा तो क्या बचेगा, HSO4 माइनस बचेगा, वो माइनस Na प्लस से कॉन्टेक्ट करेगा या इंट्रैक्शन करेगा, तो ये बन जाएगा NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और ये हमारा जो मेन प्रिपरेशन थी नाइट्रिक एसिड। तो ये छोटे स्केल पे प्रिपरेशन है, इसे लैब प्रिपरेशन भी हम कहते हैं। ठीक है, नाउ वी आर आई एम स्विचिंग टू इट्स इंडस्ट्रियल मेथड, या जो बड़े स्केल पे हम HNO3 को बनाते हैं तो उसकी तरफ हम स्विच करते हैं। देखिए जब हमें HNO3 को लार्ज स्केल पे बनाना है, इंडस्ट्रियल स्केल पर बनाना है, तो हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, ऑन लार्ज स्केल। अब देखिए लार्ज स्केल पे बनाने के लिए ओस्टवाल्ड मेथड है। देखो ओस्टवाल्ड मेथड में आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, इसके अंदर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट स्टेप में बेटा होता क्या है कि हम HNO3 लेते हैं, 4 मोल HNO3 के लेते हैं, दिस इज फर्स्ट स्टेप, मैं लिख देता हूँ। स्टेप फर्स्ट, 4 मोल अमोनिया के लीजिए NH3, इसकी आपको ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी है। ठीक है, आप इसे एयर से ले सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, PTRU। ठीक है, इसे गेज कैटलिस्ट बोलते हैं, गेज कैटलिस्ट। ये एक टाइप की पर्टिकुलर शेप है इस कैटलिस्ट की जो इन्होंने लिखी हुई है। टेम्परेचर 500 केल्विन लिखेंगे और प्रेशर बेटा 9 बार होगा। इस रिएक्शंस में ये कंडीशन आपको जरूर मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कंडीशन मेंशन नहीं करते हैं तो ये रिएक्शन नॉर्मल, आप सोचो कि रूम टेम्परेचर पे हो जाए या प्रेशर बिल्कुल लो पे हो जाए, तो वो नहीं होती। ठीक है, तो रिएक्शन को कम से कम ऑपरेशनल होने के लिए इस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, 9 बार प्रेशर चाहिएगा। बाद में जो कैटलिस्ट है हमारा, वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि हमारा NO बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है, और हमारा 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा हमारे बन जाते हैं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं स्टेप सेकंड की तरफ। तो देखिए स्टेप सेकंड में क्या होता है, जो ये हमारा NO बना है इसे ही हम अब नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं, ये नाइट्रिक। अब इसमें क्या करना है, जो हमारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना है NO, इसके आप 2 मोल ले लीजिए NO गैस, प्लस ऑक्सीजन हमें ले लेना है। ध्यान रखेंगे जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। बस यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि जो ये सेकंड स्टेप है इसमें रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, यानी ये स्टेप जो है हमारा इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। तो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा तो लगातार यहाँ पर NO
आपकी O2 से रिएक्शन करके NO2 बनाएगी और NO2 वापस NO और O2 में डिसोसिएट होती रहेगी, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगी। इसके बाद हम स्टेप थर्ड के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। तो बेटा देखो स्टेप थर्ड में क्या होने वाला है हमारा, जो ये हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, इसके आप 3 मोल लेने पड़ेंगे आपको। बैलेंसिंग आप जरूर ध्यान रखें। गैसियस, इसकी वाटर से रिएक्शन करनी है आपको, ठीक है। तो जस्ट पास कर देना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, जस्ट वाटर के अंदर पास कर देना है। तो ये देखा गया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व हो जाती है और डिजोल्व होते ही ये आपका नाइट्रिक एसिड एक्वस बनाती है। इसके साथ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है। थर्ड स्टेप में भी हम करते क्या है कि जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना इसे वापस रिसाइकिल करके सेकंड स्टेप में ले जाते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा NO2 बनाई जा सके। तो इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है और हमें फाइनली HNO3 मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, इस प्रोसेस में बेटा जो हमें HNO3 मिलता है डिस्टिलेशन के बाद, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ वाटर भी होता है उसे भी अलग करना पड़ जाता है, तो ये 68% मिलता है बाई मास, ठीक है। यानी डिस्टिलेशन कार्य कराने के बावजूद भी 68% प्योर HNO3 मिलता है। बाकी जो 32% है आप उसे वाटर मान सकते हैं कि 32% वाटर वहां पर स्टिल बच जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस 68 को और कंसंट्रेट करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसका डिहाइड्रेशन करते हैं। इसका हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन। और याद रखना जो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारा H2SO4, बेटा ये एक्सीलेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर को रिमूव कराने में हमारी हेल्प करता है। तो जब इसका कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीटमेंट कराया जाता है तो जो हमारा कंसंट्रेशन लेवल होता है वो 68% से बढ़ के 98% बाई मास हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ओस्टवाल्ड प्रोसेस से हमें 68% प्योर HNO3 मिलता है, जिसका हम फर्दर डिहाइड्रेशन करते हैं H2SO4 से 98% HNO3 को अचीव करने के लिए। ये बात क्लियर है। इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज में क्या है बच्चों हमारा, प्रॉपर्टी में एक बात ध्यान रखना है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट दे रखे हैं आपकी बुक में। कलरलेस लिक्विड होता है बेटा, मैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पहले बता देता हूँ फिर केमिकल पे ले लेंगे। कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, कभी कभी वैसे रट्टे वाला क्वेश्चन पूछा नहीं जाता पर फिर भी ध्यान रखें, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.504 होती है, ठीक है। अगर हम इसकी शेप की बात करें, ठीक है, ये तो ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है अगर मैं जर्नली बना दूं तो ये कुछ कुछ ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड O, एक इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये नीचे की तरफ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज होता है नाइट्रोजन पर वो +1 होता है और जो फॉर्मल चार्ज होता है ऑक्सीजन पर वो -1 होता है। बाकी पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। ओवरऑल ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है क्योंकि नाइट्रोजन पर +1 ऑक्सीजन पर -1, ओवरऑल न्यूट्रल है। यहाँ पर अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है बेटा वो 96 पिकोमीटर के आसपास है, ठीक है। और जो ये बॉन्ड है वैसे मैंने इसे लीनियर बना दिया पर थोड़ा सा मुझे बेंट बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होता है। तो लोन पेयर होने की वजह से ये जो बॉन्ड है ये सीधे नहीं रह पाते, थोड़े से बेंट हो जाते हैं। तो मैं इसकी एक्चुअल ही बना देता हूँ, ये थोड़ा बेंट होकर ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये लगभग 120 के आसपास 102 की डिग्री के आसपास है, 120 सॉरी 102 120 तो ट्राइगोनल प्लेनर में होता है। तो ये लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से यहाँ पर 102 डिग्री का हमें एंगल देखने को मिलता है। इसके बाद जो हमारा ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड है वो 140.6 पिकोमीटर का है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये दोनों NO बॉन्ड लेंथ है, जो ये दोनों NO बॉन्ड लेंथ है ये वाली, ये 121 पिकोमीटर है और नीचे वाली भी
121 पिकोमीटर है। अब बच्चों के माइंड में कभी कभी आ जाता है कि सर डबल बॉन्ड तो छोटे होते हैं, सिंगल बॉन्ड बड़े होते हैं, तो ये ऐसा कैसे हो गया। तो एक्चुअली में होता क्या है कि बेटा यहाँ पर लगातार रिजोनेंस रहता है, और रिजोनेंस होने की वजह से आप इसे 100% डबल नहीं कह सकते और इसे 100% सिंगल नहीं कह सकते, तो एक हाइब्रिड टाइप की कंडीशन बन जाती है। तो दोनों बॉन्ड लेंथ सिमिलर डिटेक्ट होके हमारे पास आती है। जो ये बॉन्ड एंगल है, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, ये हमारा 130 डिग्री के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो इसके स्ट्रक्चर की पूरी इंफॉर्मेशन थी। यहाँ पर दो बातें और नोट कर लीजिए। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 355.6 केल्विन होता है। ये फ्रीज भी हो जाता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 231.4 केल्विन है, यानी निगेटिव टेम्परेचर में अगर डिग्री सी में शिफ्ट करेंगे तो ये निगेटिव में जाके आपका फ्रीज भी हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम इसकी कुछ स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं फिजिकल के बाद। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है बच्चे। सबसे पहला है एसिडिटी। सबसे पहला क्या है, एसिडिटी। तो देखिए एसिडिटी में क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि HNO3 है तो एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक इन नेचर, तो एसिडिक इन नेचर को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि ये आपके वाटर को प्रोटोनेट कर सकता है। ठीक है ना। अगर आपको कहीं पर भी एसिडिटी चेक करना है तो वाटर को वो प्रोटोनेट कर सकता है। ठीक है। जब भी हमें एसिडिक नेचर पे कमेंट करना है तो आप उसकी वाटर में मिक्स कर दीजिए किसी भी एसिड को, या जिसके बारे में भी आपको कंफर्मेशन चाहिए कि अच्छा एसिड है या नहीं। क्योंकि अगर अच्छा एसिड होगा वो वाटर को जरूर प्रोटोनेट करेगा। अगर पुअर क्वालिटी का एसिड है तो कोई श्योरिटी नहीं है कि वो वाटर को प्रोटोनेट करेगा ही करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, अच्छे एसिड वाटर को प्रोटोनेट करते हैं। अब प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, ये एसिड है, अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या करता है कि अपना H+ रिलीज करता है और वाटर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वाटर यहाँ पर कुछ कुछ बेस की तरह बिहेव कर रहा है। H+ निकला, वाटर के अंदर एंट्री किया तो वाटर न्यूट्रल था, तो ये H+ को लेके बना लेगा H3O+। इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, या इसे प्रोटोनेटेड वाटर भी बोला जाता है। और यही वो आयन है जो रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की एसिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। H+ हटेगा तो बाकी जो ये इसका कंजुगेट बेस है नाइट्रेट आयन, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में एक चीज पर मुझे कमेंट करना है। ये आपने 10th क्लास में भी जरूर सुना होगा कि जो HNO3 होता है ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये नोबल गैसेस से रिएक्शन नहीं करता है, बाकी ये दूसरी चीजों को, स्पेशली जो मेटल्स वगैरह होते हैं वहां पर भी रिएक्शन कर सकता है। ठीक है ना। मेटल्स के ऊपर ये अटैक कर सकता है बहुत जल्दी से। अब आप पूछेंगे जी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसके सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। जैसे आपने एक बात सुनी होगी जो KMnO4 होता है जी, बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 जी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर ले, गेन कर ले, यानी सेल्फ रिड्यूस हो। तो KMnO4 में Mn+7 है और K2Cr2O7 में क्रोमियम+6 है। तो ये इतना बड़ा जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। और अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो इनका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जिन बॉडी का रिडक्शन होता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर HNO3 को देखें तो इसके ऊपर भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज होता है, दिस इज +5। तो +5 एक बड़ा चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा या बड़ी जल्दी से, तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये बात आपको बेटा ध्यान रखना है। बस इसमें थोड़ा सा ये बात ध्यान रख लेना कि जो HNO3 है वो एक तो नोबल गैस से रिएक्शन नहीं करता है। नोबल गैस से तो वैसे भी रिएक्शन बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है। और ये अपना जो गोल्ड है और प्लेटिनम है, ठीक है, उनसे भी इंटरेक्ट नहीं करता है।
गोल्ड और प्लेटिनम से इंटरेक्ट नहीं करता है HNO3। हाँ, एक बात ध्यान रखना, कभी एक एक्वारीजिया होता है, एक्वारीजिया में 3 पार्ट हम HNO3 लेते हैं, सॉरी 3 पार्ट HCl लेते हैं, 1 पार्ट HNO3 लेते हैं, एक्वारीजिया बनाते हैं। तो एक्वारीजिया तो गोल्ड और प्लेटिनम से रिएक्शन करके इसे डिसोल्व कर लेता है, पर वो एक्वारीजिया होता है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ HNO3 एंड HCl। वो हम ग्रुप नंबर 17 में पढ़ेंगे जब हम HCl के प्रिपरेशन आपको सिखाएंगे। पर अगर सिंगल HNO3 की बात करें तो वो इनर्ट मेटल गोल्ड और प्लेटिनम से रिएक्शन नहीं करता, और नोबल गैसेस की तो रिएक्शन बहुत ज्यादा नोन नहीं है। अब हम इसकी कुछ और रिएक्शंस स्टडी करते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर कहा था आपको कि ये मेटल से रिएक्शन कर जाता है, तो कुछ मेटल से रिएक्शन रिलेटेड जो हमारे पास है उन्हें बेटा स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है रिएक्शन विद मेटल्स। इसका मैं एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताऊंगा, आपको रिएक्शन अभी का भी याद भी हो जाएगा। HNO3 मेटल से किस तरीके से रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले कॉपर से रिएक्शन करेगा, कॉपर मेटल है, आप इसकी HNO3 से रिएक्शन कराएं, डाइल्यूटेड, है ना। एक केस में हम डाइल्यूटेड लेंगे और एक केस में हम कंसंट्रेटेड लेंगे, है ना। ये बात ध्यान रखना। अभी मैं इसकी बैलेंसिंग डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बट आपको बैलेंसिंग बेटा याद रखनी चाहिए, या एग्जाम में अपना जल्दी जल्दी काम निपटा के बैलेंसिंग करनी चाहिए। फिलहाल करेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए डायरेक्ट मैं बैलेंसिंग को लिख दे रहा हूँ। एक तो मैंने कॉपर से रिएक्शन लिखा, और उसके बाद मैं जिंक से रिएक्शन लिखूंगा, और मैं आपको इसका प्रोडक्ट लिखने का एक तरीका बताऊंगा। आप उस तरीके को ध्यान रखें तो आपको प्रोडक्ट आसानी से याद हो जाएगा, मतलब रटना भी नहीं पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट लगभग याद रहेगा, ऐसा तरीका बताने का। तो ये 4 रिएक्शन है, 2 रिएक्शन कॉपर से हमें करनी है और 2 रिएक्शन हमें जिंक से करनी है। बस डिफरेंस यही है कि एक बार हम डाइल्यूट HNO3 को ले रहे हैं और एक बार हम कंसंट्रेटेड HNO3 को लेते हैं। तो देखो एक सीधी सी बात है भाई, कॉपर है NO3 से रिएक्शन करेगा ही करेगा, तो कॉपर के ऊपर चार्ज +2 होता है जनरली, तो CuNO3 ट्वाइस बना, ये तो बनेगा ही बनेगा हमारा, है ना। इसी तरीके से जो नीचे वाली रिएक्शन है, कॉपर नाइट्रेट आयन से रिएक्शन करेगा, तो CuNO3 ट्वाइस बनेगा, यानी बिल्कुल कॉमन है। इसी तरीके से जिंक नाइट्रेट आयन से रिएक्शन कर दीजिए, जिंक के ऊपर भी आपका +2 चार्ज होता है, तो ZnNO3 ट्वाइस, ये 4 ले लीजिए। इन द सेम मैनर जिंक रिएक्शन करेगा HNO3 से, तो बेटा ये बन जाएगा ZnNO3 ट्वाइस। तो इस तरीके से तो ये हमारा मेटल की डायरेक्ट रिएक्शन हमने कर दी, और उसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ा होगा। एक बात और यहाँ पर आप कॉमन ध्यान रख सकते हैं, बहुत आसान है उसे भी लिखना। आपने यहाँ पर एक बात नोट करी होगी कि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो जहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट में होते हैं तो वहां पर एक प्रोबेबिलिटी होती है कि वाटर वहां पर बनेगा, तो सभी के अंदर वाटर बनेगा, बस मोल्स का डिफरेंस हो सकता है, तो वो मैं मेंशन कर दे रहा हूं। पर मेन फोकस आप इस बात पर अभी लगाएं कि हमारे प्रोडक्ट बन क्या क्या रहे हैं, क्योंकि बैलेंसिंग तो थोड़ा सा टाइम सेव करके आप वहां पर कर सकते हैं, पर ये ध्यान नहीं आएगा कि प्रोडक्ट क्या बना। प्रोडक्ट बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग आप बाद में करें बिल्कुल अलग तरीके से। तो वोटर सब में कॉमन बना, तो आपको ये बात जरूर लग रही होगी कि भाई इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, अभी तक तो प्रोडक्ट ऐसा ही बन गया। अब मैं आपको एक ट्रिक बनाता हूँ, इसमें एक और प्रोडक्ट बनेगा। एक तो इसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा, तो जो डाइल्यूट वाले हैं उसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाइए, ठीक है। और जो कंसंट्रेट वाले हैं उसमें, कंसंट्रेट है जो आप ऐसा समझ लो कि भाई ज्यादा ऑक्सीजन होगा, तो इसका हायर ऑक्साइड बना दीजिए NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी कंसंट्रेट वाले में हायर ऑक्साइड बना दिया है और डाइल्यूट वाले में आपने इसके लोअर ऑक्साइड बनाए हैं। तो ये बात भी बेटा थोड़ी सी ध्यान रखना। बस इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो कॉपर से रिएक्शन किया है तो NO बना है, और जब हमने जिंक से रिएक्शन करा तो ऑक्सीजन तो एक ही है, यानी लोअर ऑक्साइड ही है, बस नाइट्रोजन को 2 कर देना, N2O बना देना, बस इतना ध्यान रखना। तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद बच्चों इसकी हम कुछ और रिएक्शन आपको बताने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बोर्ड में हमने लगातार घूमता फिरता देखा है, और ये कंपटीशंस में भी कभी कभी आ जाता है कि कौन सा मेटल HNO3 से रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि ये तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मेटल से रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स खींच सकता है, क्योंकि मेटल तो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं।
मेटल का काम ही है इलेक्ट्रॉन देना और HNO3 का काम है इलेक्ट्रॉन लेना, इसीलिए अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पर कुछ मेटल्स हैं जैसे कि क्रोमियम है और आपका एल्यूमिनियम है, तो ये जो दो मेटल हैं ये डू नॉट डिसॉल्व इन कंसंट्रेट HNO3। ये कंसंट्रेट HNO3 में डिसॉल्व नहीं होते, जैसे कॉपर हो जाता है, जिंक हो जाता है, ये डिसॉल्व नहीं होते। तो इसका एक सीधा सीधा फंडा है बेटा, जो क्रोमियम है और जो आपका एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर एक लेयर बनी होती है, या एक आप कह दो कि भाई फिल्म बनी होती है, इसके ऊपर एक पैसिव लेयर बनी है नेचुरली ऑफ ऑक्साइड की, और दिस फिल्म प्रोटेक्ट these metals from HNO3। तो जो ये लेयर लेयर बनी होती है इन मेटल्स के ऊपर, ऑक्सीजन की जो लेयर बन जाती है इनकी नेचर की वजह से, ये लेयर इन मेटल्स को ऑक्सीजन से HNO3 से प्रोटेक्ट करती है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ HNO3, कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट लेंगे बेटा इस बार विथ नॉन मेटल्स। अभी तक हमने मेटल्स के साथ रिएक्शन की, अब हम कुछ नॉन मेटल्स ले लेते हैं। इसमें भी एक बड़ी अच्छी ट्रिक है। तो आपके एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दे रखी है वो आयोडीन से दिया हुआ है, कार्बन से दिया हुआ है, सल्फर से दिया हुआ है और फॉस्फोरस से दिया, सब एलिमेंट्री स्टेट है, इनसे हमें रिएक्शन करनी है। तो HNO3 की ही रिएक्शन करनी है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले I2 के साथ 10 मोल लेने हैं, ये ध्यान रखेंगे। कार्बन के साथ 4 मोल लेने हैं हमें। बैलेंसिंग में आसानी रह जाती है अगर हम रिएक्टेंट की याद भी रख लेते हैं। वैसे तो बैलेंसिंग आप बैठ के कर सकते हो, अगर आप कम से कम रिएक्टेंट की बैलेंसिंग याद रख लें तो फिर काम बहुत जल्दी से वहां पर हो जाता है। 48 लेना है एसिड के साथ, और फॉस्फोरस के एलोट्रोप के साथ 20 HNO3 हमें चाहिए। सारे के सारे कंसंट्रेटेड हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कंसंट्रेटेड। अब देखो इसमें भी थोड़ा ट्रिक लगा लेते हैं हम। ट्रिक ये है कि जो भी नॉन मेटल है वो कोरस्पॉन्डिंग एसिड बनाएगा अपना। ट्रिक क्या है कि अपना कोरस्पॉन्डिंग एसिड बनाएगा। जैसे आयोडीन है वो बनाएगा HiO3, इसे आयोडिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोडिक एसिड। कार्बन अपना कोरस्पॉन्डिंग एसिड CO2 बनाएगा। ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ एसिड, क्योंकि इसका सेंटर +4 होता है। +4 एक बड़ी ऑक्सीडेशन नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकती है और इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो ये एसिड है। इसके बाद सल्फर है, तो कोरस्पॉन्डिंग एसिड सारे बच्चों को पता ही है, बहुत फेमस है सल्फर का कोरस्पॉन्डिंग एसिड H2SO4 होता है। और इसका जो P4 का है, इसका भी बहुत पॉपुलर एसिड होता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, ये होता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। इसके बाद एक और बात, क्योंकि सारा का सारा ही कंसंट्रेटेड ले रखा है तो सब में एक कॉमन प्रोडक्ट बनेगा। मैंने बताया था जब कंसंट्रेट लेते हैं तो NO2 बनता है, तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे कि सब में कंसंट्रेट लिया हुआ है हमने तो सब में NO2 बनेगा ही। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। भाई NO2 हमें पता है और कोरस्पॉन्डिंग एसिड बन रहा है, ये भी हमें पता है। इसके बाद मैं बताता रहूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो क्या करेंगे, वो अपना वाटर वहां पर बनाएंगे ही। तो HNO3 की लगभग सभी रिएक्शंस में हमारे पास क्या बन रहा है? वाटर बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और इस तरीके से आप इन रिएक्शंस को याद रख सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कई कई जैसे MCQ आ जाते हैं तो मेजर जो फोकस रहता है वो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर रहता है कि भाई क्या बनेगा, क्योंकि ये जो पीछे वाले बाद वाले प्रोडक्ट हैं तो ये तो कॉमन प्रोडक्ट है तो बच्चे लिख ही देंगे। बट इफ दे आर पुटिंग द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ MCQ, तो these will be the major question what product will be is going to be formed. Now देखो बेटा, जो हमारा ब्राउनिंग टेस्ट है ये नाइट्रेट आयन की टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। नाइट्रेट आयन मतलब NO3 आयन की टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। आपको कोई सोल्ट दे दें या कोई एसिड दे दें
तो उसकी टेस्टिंग के लिए हमें कंफर्म करेगा। सपोज करो, देखो HNO3 के अंदर नाइट्रेट आयन है, तो आपको HNO3 भी दिया जा सकता है, पर क्योंकि HNO3 देंगे तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि भाई इसमें तो नाइट्रेट आयन है ही। तो होता क्या है कि अगर कभी आपको नाइट्रेट का कोई सोल्ट दे दिया जाए, सपोज करो NaNO3 दे दिया, अब आपको सोल्ट देख के तो पता नहीं चलेगा इसके अंदर नाइट्रेट आयन है, तो टेस्टिंग होती है। तो जो ब्राउन रिंग टेस्ट है वो नाइट्रेट की टेस्टिंग से जुड़ा एक टेस्ट है। तो सपोज करो आपको एग्जाम में सोडियम नाइट्रेट दिया हुआ है ना, इसका पे ब्राउन रिंग टेस्ट हमें अप्लाई करना है। फिलहाल मैं किसकी कॉमन रिएक्शन लिख रहा हूँ, NaNO3 के हमने H2SO4 से भी रिएक्शन करी थी, आप लोगों को याद भी होगा इसकी प्रिपरेशन में। तो हमें NaHSO4 मिला था और HNO3 हमें मिला था, ये लैब मेथड था। इसके बाद अब से ब्राउन रिंग टेस्ट शुरू होता है। तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं कि जो हमारा सोल्ट सॉल्यूशन बना होता है जिसके अंदर नाइट्रेट आयन है या HNO3 का डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसमें क्या करते हैं हम कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालते हैं। तो मैं इसे यहाँ से शुरू करता हूँ आपके ब्राउन रिंग टेस्ट को। तो हमने क्या ले रखा है, HNO3 लिया हुआ है और इसके अंदर हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाला, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन। याद रख लें ये फ्रेश डालना होता है। फ्रेश इसलिए डालना होता है कि कुछ टाइम के बाद आयरन अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे FeSO4 अपनी ओरिजिनल केमिकल प्रॉपर्टीज का लॉस कर देता है। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हम FeSO4 डालेंगे सोल्ट सॉल्यूशन में या डाइल्यूट HNO3 में, आप ऐसा मान सकते हैं। उसके बाद टेस्ट ट्यूब की जो वॉल होगी उस वॉल की हेल्प से हम कंसंट्रेटेड H2SO4 वहां पर डालेंगे। अब जब ये आयरन है यहाँ पर, वैसे आयरन +2 में है, ठीक है, और ये HNO3 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये आयरन को ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज मतलब +2 को +3 में कन्वर्ट कर देगा। तो +3 में कन्वर्ट होते ही हमारा बनेगा 3Fe2SO4 थ्राइस। तो ये Fe2SO4 थ्राइस है, इसके अंदर जो आयरन है वो +3 में है, यानी आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज होने का सबसे बड़ा कारण HNO3 क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। साथ में यहाँ पर बनता है हमारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, इसकी हमें आवश्यकता है, और साथ में हमारा वाटर बनता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा ये काम होता है। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे काम की चीज है वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है NO। तो सेकंड स्टेप में ये NO आगे आता है, और क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 ले रखा है तो अभी भी है, तो जो FeSO4 है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 है, उसका जो आयरन +2 है वो NO से इंटरेक्ट कर जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये होता है FeNOSO4। इस तरीके से एक्चुअली में जो ये कंपाउंड बना है ये देखने में ब्राउन कलर का होता है, और टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जब जैसे आप H2SO4 डालते हो नीचे, और नीचे FeSO4 और नाइट्रेट आयन का सॉल्यूशन डाला हुआ है, तो इस सॉल्यूशन, मैं ऐसे इसे सर्कल कर देता हूं, ये जो सॉल्यूशन है और H2SO4 है, जब ये वॉल की हेल्प से हम H2SO4 को भेजेंगे नीचे टेस्ट ट्यूब में और वो इससे कनेक्ट करेगा, तो दोनों के जंक्शन पॉइंट पर आपकी ब्राउन रिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, एक राउंड सर्कल सर्कल छल्ला सा आ जाएगा, और ब्राउन रिंग के आते ही हम कह देंगे कि भाई दिया हुआ जो सॉल्यूशन था, चाहे वो सोल्ट था, व्हाटएवर कुछ भी था, उसके अंदर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट था। ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है इसका नाम है फेरस नाइट्रोसोसल्फेट। तो ये ब्राउन रिंग बनते ही हमारा एक कंफर्म हो जाता है कि जो दिया हुआ सोल्ट सॉल्यूशन है हमारा वो उसके अंदर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। और नाइट्रेट आयन के कंफर्मेशन के लिए ये बहुत पॉपुलर नाइट्रेट आयन का टेस्ट बेटा करा जाता है।